नाज़रीन आदाब। मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। नाज़रीन, बारिश का सीज़न जितना सुहाना लगता है उतना ही ये छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस सीज़न में वायरल इन्फेक्शंस, कॉमन कॉफ, फीवर, स्टमक इन्फेक्शन, डेंगू और मस्किटो बॉर्न डिजीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटी सी केयर और सही इन्फॉर्मेशन से इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मॉनसून हेल्थ और कैसे हम इससे बच्चों को बचा सकते हैं। हम जानेंगे कि रेनी सीजन में पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे सपोर्ट करना चाहिए और कौन से वार्निंग साइंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक इंसेंटिविस्ट डॉक्टर सिद्धन गौड़। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। दिस इज डॉक्टर सिद्धन गौड़ा, कंसल्टेंट एट यशोदा सिकंदराबाद. आई एम pediatric intensivist. I did my MD from AIIMS Jodhpur and DM in pediatric critical care from AIIMS Raipur. So I am very thankful to the channel for having me. जी, तो दैट्स ग्रेट कि आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से दिया है, दैट यू आर एक्चुअली कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये रेनी सीज़न जो है, अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि रेनी सीज़न में ना बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं ये सब चीज़ों में। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को रेनी सीज़न में ही स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कॉमनली ये सारे चीज़ें दिखने में आते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली रेनी सीज़न के लिए हम सब वेट करते हैं कि बहुत मतलब वेदर अच्छा रहे, बट जैसे आप बताइए बच्चों के लिए उतना ही थोड़ा नुकसान भी होता है, अडल्ट के लिए भी होता है। अडल्ट में भी ये सारे जो आपने प्रॉब्लम बताए वो सारे हो सकता है, बट बच्चों में थोड़ा इम्यूनिटी कम रहती है और स्पेशली जो बच्चे थोड़ा हाई रिस्क में आते हैं, जो लो बर्थ वेट है या कुछ हार्ट डिसीज़ या न्यूट्रिशन जिनका कमी है, वो बार बार वायरल इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, यदि इस बारिश के सीज़न में स्टैग्नेंट वाटर की वजह से बहुत सारे मॉस्किटो उधर इकट्ठा हो जाते हैं और मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा पानी का कंटेमिनेशन, फूड कंटेमिनेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा होता है इसमें बारिश के सीज़न में जी। उसके अलावा बहुत स्लिपरी सरफेस की वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट, स्लिप्स, फॉल्स भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों जी, ये कॉजेज़ बहुत ही रिलेटेबल एंड डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो इन पर डिटेल में बात करने से पहले इस चीज़ पर हम फोकस करते हैं कि आपने बताया कि इम्यूनिटी बच्चों की वीक होने की वजह से ये सब होता है। तो क्या बच्चों की इम्यूनिटी रेनी सीजन्स में नेचुरली वीक रहने की वजह से ऐसा होता है, या उसके पीछे भी ऐसा होता है कि रेनी सीजन आते ही उनका इम्यूनिटी वीक हो जाए? या बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। यूजुअली क्या होता है, हम हर बार कॉमन कोल्ड जो हम समझते हैं यूजुअली कोल्ड की वजह से होता है या बारिश के वजह से होता है। यूजुअली होता क्या है, कोल्ड वेदर में या बारिश होने की वजह से क्या होता है, हमारा नेज़ल जो एपिथेलियल लेयर रहता है वो इरिटेट हो जाता है वेदर की वजह से या मतलब कोल्ड वेदर की वजह से, बारिश की वजह से। तो इधर हमारा जो ये रेनी सीजन में वायरसेस एंट्री करने के लिए एक बहुत सिंपल अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो वो वायरस बच्चों में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस वायरल इन्फेक्शन कराते हैं। और सेकेंड आपने पूछा वायरल अदर वायरसेस, जैसे डेंगू वायरस भी है। डेंगू वायरस में क्या होता है, जो यूजुअली वो मॉस्किटो से आता है। तो बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट वाटर मिलने की वजह से मॉस्किटो डेंगू वायरस बहुत फैल जाता है जी। तो मेनली एपिथेलियल लेयर वीक होने की वजह से होता है बारिश के मौसम में जी। अक्सर हम देखते हैं कि जो स्पेशली फोकस हम इन एरियाज़ पे करते हैं, जैसे आपने पहले बताया है कि कंटामिनेटेड वाटर या जहाँ पर पानी रुक जाता है वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं। तो सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि डिटेल में बात करते टाइम जब हम फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं तो फैक्ट्स ये बताते हैं कि स्लम एरियाज़ में अक्सर बच्चे जो है वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं ऐसी सारी इन्फेक्शंस को लेकर। तो जो एरिया होता है जहाँ पर पानी जम जाता है, जहाँ पर मॉस्किटोज़ पैदा होते हैं, क्या वो एरिया में डेंगू का जो काउंट होता है बच्चों में, वायरल इन्फेक्शन या डेंगू आना, क्या वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है कंपेयर टू द चिल्ड्रन जो ऐसे अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं या इंडिपेंडेंट हाउसेज में रहते हैं? सर बिल्कुल, यूजुअली जो डेंगू जो होता है अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन होता है एंड स्लम एरिया में भी होता है। एक्चुअली स्टैग्नेंट वाटर जहाँ भी है
तो स्टैग्नेंट वाटर एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि बहुत बस गंदे पानी रहने की वजह से हम मतलब डेंगू फैलता है ये सोचते हैं, नहीं, इवन क्लीन वाटर भी है, बट वो स्टैग्नेंट वाटर जहाँ भी है उधर मॉस्किटो जम जाते हैं और उसके वजह से दे विल बाइट एंड दे विल कॉज डेंगू। तो ये स्लम एरिया में तो बहुत कॉमन है क्योंकि उधर पानी रुक जाता है, बट ये कॉमन इवन अर्बन एरियाज में भी उतना ही कॉमन है। जी। अब यहाँ पे आपने बताया कि फ्लोर जो वेट होता है, दैट मीन्स बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है जिसके पास घर में मार्बल फ्लोर्स है या जिसके पास बहुत ही शाइनी पत्थर होते हैं, अक्सर मॉपिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी हाउस होल्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो जब मॉपिंग होती है रेनी सीजन में तो पत्थर जल्दी से पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है, जिस वजह से पानी वैसे ही रह जाता है फ्लोर पे एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो डू यू थिंक कि ये पानी जो ठहरा हुआ होता है मार्बल्स पर भी, क्या उसकी वजह से भी ऐसा पॉसिबल है कि हवा में जर्म्स वगैरह जो होते हैं, जो एकदम से बोलते हैं ना कि बहुत मद्दपन होता है, क्या उस वजह से भी वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों में? हाँ बिल्कुल। यूजुअली जो फ्लोर सरफेस होता है उसमें जो ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है उससे यूजुअली नहीं होता है। जो हम जैसे फ्लावर पॉट में पानी रख दिया या कुछ कोकोनट, जो अनयूज कोकोनट पड़ा था, जो यूज कोकोनट, उसमें थोड़ा पानी भर गया जी, या कुछ हमने वाटर टैंक रखा था ऊपर फ्लोर इस पे रूफ पे, वो खुला छोड़ दिया, तो यूजुअली वो वाला पानी की वजह से डेंगू ज्यादा होता है रादर देन फ्लोर वाला। यूजुअली फ्लोर आप सही से ड्राई नहीं करेंगे तो उससे फॉल्स ज्यादा होते हैं। इट इज नॉट यूजुअली उससे वजह से डेंगू वगैरह नहीं होता है जी। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में क्या होता है कि ऐसे रेनी सीजन्स में ना डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। तो इम्यूनिटी की जब बात आती है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एंड ऐसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब के लिए सबसे पहला स्टेप पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो यूजुअली न्यूट्रिशन जो है ये बस सीज़न का नहीं, हमें हमेशा लाइक कोई भी सीज़न हो, बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, किसी भी सीज़न में हमें वो न्यूट्रिशन का उतना ही ध्यान रखना चाहिए। बट यूजुअली हम गर्मी का मौसम आता है तो मेनली हाइड्रेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और बट सेम हम इसमें इग्नोर करते हैं, थोड़ा बारिश का मौसम आ जाता है तो हाइड्रेशन का थोड़ा हम इग्नोर करते हैं। तो न्यूट्रिशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हाइड्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जी। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पहले तो पता नहीं होता है कि रेनी सीजन में जो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से बुखार आता है वो कैसे होता है, एंड जो नॉर्मल कभी वेदर कंडीशंस की वजह से कोल्ड वगैरह होता है वो। तो इसको डिफरेंशिएट करने में स्पेशली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे पेरेंट्स वो उस चीज़ को पकड़ सकें कि अगर ये चीज़ें इनके बच्चों में नज़र आ रही हैं तो वो तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। यूजुअली इसमें डेंगू का सिम्टम्स, डेंगू का फीवर और कॉमन वायरल जो कफ कोल्ड होता है उसका भी ऑलमोस्ट थोड़े सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। तो जो फीवर होता है दोनों का मोस्ट कॉमन सिम्टम है फीवर, बट इसके साथ जो कॉमन वायरल होता है उस फीवर के साथ आपको खांसी, जुकाम, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, थोड़ा बहुत इवन लाइक लूज टूल भी हो जाता है, दस्त लग जाता है। ये डेंगू से थोड़ा अलग है। डेंगू में क्या होता है, थोड़ा फीवर हाई ग्रेड रहता है, उसके साथ साथ आपको बॉडी में रेड रैशेस दिख सकते हैं। उसके अलावा वॉमिटिंग, आपको बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन या बॉडी में सूजन आना, ये डेंगू में होता है। बट कॉमन वायरल सिम्टम में इट इज़ मोर अबाउट जस्ट बुखार आना, खांसी, जुकाम, उसके साथ लूज टूल। ये कॉमन ये सिम्टम का डिफरेंस हो गए। और हॉस्पिटल आपको कब जाना है? यूजुअली सारे वायरल इसको जो कॉमन वायरल जैसे मैंने बताया उन सिम्टम्स पे आपको हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप नियर बाई पीडियाट्रिशियन को विजिट कर सकते हैं। और जब आप लेकिन बच्चे को आपको कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या बच्चा सही से दूध नहीं पी रहा है या बच्चा आपको लाइक सुस्त लग रहा है और बच्चे को सीजर्स आते हैं, तो इन सब कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। और इन केस ऑफ डेंगू में हम हर बार बस प्लेटलेट के ऊपर ध्यान देते हैं नहीं, बट हम एज अ डॉक्टर हम ये देखते हैं कि बच्चे का एक्टिविटी कैसा है, फीवर कम हो रहा है कि नहीं। कभी कभी फीवर कम होने के बाद और ज़्यादा सीरियस सिम्टम आते हैं। बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ रहा है क्या, बच्चे को कुछ फिट्स वगैरह आए हैं क्या, या बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन हो रहा है, या बच्चे को एक्टिविटी पूरा डल हो गया है, बॉडी में कहीं
सूजन आ गए, तो ये आ गए तो तुरंत हमें हॉस्पिटल में एडमिशन करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, अक्सर फूड पॉइजनिंग एंड जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो भी कई बार बच्चों में देखा जाता है, तो वो भी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है या कोई और रीजंस की वजह से? या वेरी गुड। यूजुअली वायरस ऐसी चीज है बॉडी में किसी अंग पे असर कर सकता है, ब्रेन से लेके इवन स्किन तक। तो डेफिनेटली वायरसेस आपको लूज स्टूल और पेन एब्डोमेन करा सकते हैं। वायरस का और फूड पॉइजनिंग का थोड़ा अलग रहता है सिम्टम्स। यूजुअली वायरस का क्या रहता है, इट इज एसोसिएटेड विथ लाइक सम बॉडी माइल्जिया, बॉडी बच्चों में थोड़ा बच्चे डल दिखेंगे और बोलेंगे कुछ नॉन स्पेसिफिक की बॉडी पेन हो रहा है, तो इसके साथ हो सकता है, या उसके साथ वॉमिटिंग और लूज स्टूल ये रहेगा। बट फूड पॉइजनिंग में ऐसा रहता है, देयर इज हिस्ट्री, कोरिलेट करने वाला हिस्ट्री रहता है कि पिछले दिन कहीं बाहर खाया था और आज सुबह सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट्स ऑफ वॉमिटिंग या लूज स्टूल होने लग गए, राइट। तो ये यूजुअली डिफरेंस होता है। इसमें यूजुअली फूड पॉइजनिंग जो होता है उसमें फीवर नहीं आता है, तो और वायरल वाले में यूजुअली फीवर आता है। जी। और फूड आप एक और बताएं, फूड कंटेमिनेशन ये बहुत ज्यादा होता है अभी इस सीजन में, क्योंकि बच्चे अभी बारिश में वगैरह खेलने जाएंगे तो मट्टी वट्टी वगैरह लगा के आएंगे, तो आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हैंड हाइजीन पे बहुत फोकस करना है जी। तो जब भी बाहर से बच्चा आता है उसको और स्पेशली खाने से पहले उसको हैंड हाइजीन कराना ही, तो आपको सोप और वाटर से उसको हाथ धुलाना है। आपने ये बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि मट्टी वगैरह खाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नॉट ओनली बारिश के सीज़न में बट जो दीवार का सीमेंट वगैरह होता है वो भी खुरेद कर खाने की आदत कई सारे बच्चों को होती है। एंड बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि कई बार जब बारिश होती है तो दीवार जो है वो पानी अब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से दीवार बहुत ज़्यादा नरम रहती है, उसमें सीमेंट बहुत ईजीली निकलता है। एंड वो लोग वो भी खाने को ट्राई करते हैं बच्चे, स्पेशली जो 9 मंथ से लेकर जो क्रॉलिंग पीरियड से लेकर 2 इयर्स तक के बच्चे होते हैं उनमें ये काफ़ी बार देखा जाता है। तो क्या ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक साइन हो सकता है या नहीं? या बिल्कुल। यूजुअली ये जो आपने प्रॉब्लम बताया जो इसको पाइका बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, यूजुअली ये कोई सीजन नहीं होता है इसके लिए। बॉडी में कुछ बच्चे को बॉडी में अंडरलाइंग कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है उसको ब्लड का कमी होना जी। तो यूजुअली स्पेशली आयरन का कमी होना। तो आयरन का कमी जिन बच्चों में होता है वो जाके वाल को स्क्रैच करते हैं और जो उसका वाल का पेंट वगैरह खाते हैं या मट्टी खाते हैं, तो ये कोई सीजन रिलेटेड नहीं। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन तो हो सकता है क्योंकि मट्टी से जो कीटाणु अंदर जाएगा उससे तो इन्फेक्शन होगा ही, बट ये सीजनल नहीं है। सीजन में क्या, इस मानसून सीजन जैसे अभी बारिश का सीजन होता है, इससे क्या होता है आपका पानी जो रहता है उसमें कुछ गंदा पानी मिल गया, कुछ ड्रेनेज सही नहीं है। बहुत बार जगह इवन बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हम देखते हैं कि ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा नहीं होता है, तो वो सारे गंदा पानी जाके हमारा ड्रिंकिंग वाटर में वगैरह मिल जाता है ना, ये बड़ी दिक्कत करती है। इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग वगैरह और वाटर कंटेमिनेशन होके दे विल हैव लूज स्टूल एंड वॉमिटिंग। कई सारे लोगों के घर में ऐसा सिस्टम भी है जहाँ पर जो वाटर टैंक्स होते हैं डायरेक्ट उससे वाटर सप्लाई उनके आरओ में आता है एंड वहाँ से वो लोग ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करते हैं। अब ऐसा होता है कि जो टैंक है कई बार उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं किया जाता, जिस वजह से बारिश का जो पानी है या जो भी गंदा पानी है वो उसमें गिरने के चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धूल मट्टी भी वो पानी में गिर जाए, तो क्या उस वजह से भी वाटर कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं? अब 2 आरओ है, फिल्टर पानी होता है, बट स्टिल क्या उसमें भी चांसेस होते हैं कि वाटर कंटामिनेट हो? या बिल्कुल। जो ये टैंक का आप खुला छोड़ दिया, इसे मल्टीपल तरीके से ये प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे एक तो जैसे मैंने बताया स्टैग्नेंट वाटर, वो एक स्टैग्नेंट वाटर है तो उसमें मॉस्किटो वगैरह उधर जमा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ सकता है उस पर, तो उसको ओपन बिल्कुल ऐसे तो ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। एंड इवन कवर्ड से भी आ रहा है तो भी आपको इधर बच्चों को जब पानी दे रहे हो इधर उसको बॉईल करके बाद में ठंडा होने के बाद देना चाहिए, या आपके पास फिल्टर जो बैक्टीरिया और ये सब फिल्टर करके बच्चों को मिलना चाहिए। तो हम बिल्कुल कवर करना चाहिए हमारा वाटर टैंक को, और उसके कवर करने के बाद भी उसको बॉईल करके या फिल्टर करके ही देना चाहिए बच्चों को पानी। जी। अब इन सब सिचुएशंस के बाद पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को बारिश के सीज़न में बाहर भेजना सही है या नहीं। तो आप एज एन एक्सपर्ट, आप एज एन पीडियाट्रिशियन क्या रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि उन्हें बाहर के एक्टिविटीज़ जो खेल कूद वगैरह होते हैं उसमें इंडल्ज करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है अभी इसमें कि आजकल बच्चे तो ज़्यादा घर में रहते हैं तो बस सोशल जो मोबाइल पे लगे रहते हैं,
दैट इज ऑल्सो काजिंग ए बिगर प्रॉब्लम। तो बाहर खेलने भेजना चाहिए बिल्कुल बच्चे को। बट इस बारिश के सीजन में कुछ प्रिकॉशंस पेरेंट्स को लेना पड़ेगा क्या, स्पेशली कि जहाँ वो जा रहा है उधर कोई स्लिपरी सरफेस तो नहीं है और कहीं उधर वाटर क्लॉगिंग तो नहीं हो रहा है, या बच्चे जहाँ जा रहे हैं उधर स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है बहुत ज़्यादा, और इवन जब साइकिल्स वगैरह चला रहा है वो रोड वगैरह सेफ है कि नहीं, वो क्योंकि इधर स्लिपरी है तो उससे एक्सीडेंट्स वगैरह होने का चांस है। बिल्कुल बाहर भेजना चाहिए, बट बच्चे पानी में ना भीगे। पानी में थोड़ा बहुत भी ड्रिजल आ रहा है तो उनको सही का आउटफिट पहना के भेजे, और जहाँ रिस्क है कि स्टैग्नेंट वाटर होने का या स्लिपरी होने का उधर ना भेजे। जी, यहाँ पे अब सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों में जब बाहर खेलते हैं करते हैं तो अक्सर जिनकी स्किन बच्चों की सेंसिटिव होती है उनमें रैशेस एंड फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो जो दीवार के पास एल्गे वगैरह जम जाता है घर में पानी बार बार पड़ने से, क्या उस वजह से भी बच्चों में फंगल इन्फेक्शंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं या नहीं? या बिल्कुल, इस सीजन का ये एक प्रॉब्लम है। हम जब बहुत अभी वायरस जैसे डेंगू के बारे में बात किया, इसके अलावा इस सीज़न में ये भी एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमिडिटी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से और टाइट कपड़े वगैरह जो पहने रहते हैं इसके वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने का चांस है। तो यूजुअली फंगल इन्फेक्शन का लक्षण ऐसा रहेगा कि कुछ रिंगवर्म जैसे लेजेंड्स आएंगे, उसके साथ दे विल हैव लॉट ऑफ इचीनेस, तो बहुत खुजलता है उससे। तो ये वायरस रैश से थोड़ा अलग रहेगा। वायरस रैश जो रेडिश जैसा हर जगह रहता है, बट यूजुअली फंगल रैशेस कवर्ड एरिया में जैसे जेनेटल एरिया में या स्काल्प में या पीछे जस्ट बैक ऑफ द नेक, यूजुअली इस एरिया में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है जहाँ फ्रिक्शन हो। यूजुअली वायरल रैशेस हर जगह होता है, दैट इज यूजुअली रेड कलर। जी, अब स्पेसिफिकली अगर हम बच्चों की कैटेगरी में बात करें तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एस्थमा जिनको है एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्पेशली रेनी सीजन्स में ऐसे बच्चे जिनके होते हैं उन पेरेंट्स को क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेना चाहिए सो दैट ये सब चीज़ों से उन बच्चों को दूर रख सकें? बिल्कुल, यूजुअली इस सीज़न में वायरल इन्फेक्शंस तो बहुत सेल्फ लिमिटिंग होती है। 2-3 दिन के फीवर के बाद और 2-3 दिन के लक्षण के बाद अपने आप यूजुअली कम हो जाता है। बट कुछ बच्चों में, जिसका जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही उदाहरण बता रहा था, जिनका ऑलरेडी अंडरलाइंग लंग में प्रॉब्लम है, जैसे एक आप बताए ब्रोंकियल अस्थमा, उसके अलावा जिनका माल न्यूट्रिशन है, जो अच्छे से थोड़ा बहुत पतला वगैरह बच्चे होते हैं, या जन्म के टाइम पे ही वजन उनका बहुत कम है, उनका बच्चों में बहुत ज़्यादा रिस्क सीवियर इन्फेक्शन होने का, वायरस इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो उनको ये प्रिकॉशन लेना है कि जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उनसे ना मिले, और अभी वाटर बॉटल जो पीते हैं उनको शेयर ना करें, या कुछ जैसे टवेल वगैरह होता है वो शेयर ना करें। और स्पेशली इफ पेरेंट्स को किसी को वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है वो घर में मास्क पहने या बच्चे से थोड़ा कांटेक्ट दूर रखें जी। और जिनका अस्थमा जिनको है, थोड़ा बहुत भी लक्षण आया तो थोड़ा बहुत भी सच्चे में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तुरंत हॉस्पिटल कांटेक्ट करें। उनके लिए ईच वायरल इन्फेक्शंस बहुत सीरियस तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। जी, अब यहाँ पे हाइजीन की जब बात आती है तो अक्सर बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जून जुलाई में बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो स्कूल जाना भी बच्चे स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर अनहाइजीनिक स्पेसेस अगर हम स्कूल्स में देखें, वॉशरूम्स होते हैं बच्चों के। तो कैसे पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों भी, चाहे वो लंच बॉक्सेस ले लीजिए आप बच्चे के, या बैग्स ले लीजिए, या रेन कोट्स ले लीजिए, या साथ ही वॉशरूम्स ले लीजिए, हाउ कैन दीज पेरेंट्स एंड टीचर्स मेंटेन दिस हाइजीनिक टर्म्स ऑफ किड्स सो दैट ये लोग इन चीज़ों से दूर रहे? बिल्कुल, ये हमारा हेल्थ को एक हैबिट बनाना चाहिए हमें, और टीचर्स और पेरेंट्स दोनों बच्चे को एम्फेसिस करना चाहिए। जैसे हम हर चीज़ सिखाते हैं, हेल्थी हैबिट्स इज आल्सो लाइफ स्किल। तो उनको हमें बताना चाहिए कि कैसे हैंड वॉश हमें सही से करना है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद कैसे हमें हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है, और सही आउटफिट कैसे पहनना है, और स्लिपरी सरफेस में किस तरीके से शूज़ और फुटवियर पहनना है, ये बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। और स्कूल टीचर भी स्कूल ग्राउंड में वगैरह इंश्योर करना चाहिए कि किसी बच्चे को लक्षण आ रहा है वायरल, क्योंकि बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं बच्चे। किसी वायरल जैसे सिम्टम्स बताए, खांसी जुकाम बुखार आया, तो उस बच्चे को उन्होंने आइसोलेट करे, और चाहिए तो इवन 1-2 दिन रेस्ट कर दे दे, क्योंकि बाकी बच्चे को वो स्प्रेड ना हो। तो मेनली हाइजीन पे फोकस करें, गुड न्यूट्रिशन पे फोकस करें, और प्रिकॉशन जैसे दूसरा किसी को हो गया तो उसको आइसोलेट करें कि दूसरा बच्चे को ना हो। और पेरेंट्स और स्कूल टीचर ये भी कुछ डेंजर साइंस को आइडेंटिफाई करें
जैसे बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा सुस्त लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें। जी, सबसे अहम चीज़ पर अब हम आते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं वैक्सीनेशंस बच्चों के टाइम पर होना। तो नॉट ओनली रेनी सीजन बट कई सारे ऐसे सीजन है, जैसे कि रेनी के बाद में विंटर सीजन स्टार्ट होता है एंड ये जो वेदर चेंजेस है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे वेदर्स में वैक्सीनेशंस क्या रोल प्ले करते हैं, एंड अगर कोई भी वैक्सीनेशन को डिले या अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ सकते हैं, उस बारे में आप कुछ बताइए। बिल्कुल, यूजुअली बहुत इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें बहुत सारे वैक्सीन कवर किए गए हैं, जो बर्थ से लेके 5 साल तक और इवन 10 साल तक भी कुछ वैक्सीन आते हैं। तो वो तो सारे वैक्सीन तो पेरेंट्स को लेना चाहिए। उसके अलावा आप जैसे सीजनल रिलेटेड बताया, सीजनल के लिए मेनली 2-3 वैक्सीन आता है। उसमें एक फ्लू वैक्सीन आता है दैट इज विच गिव्स फॉर इन्फ्लुएंजा। तो यूजुअली हर सीजन से शुरू होने से पहले, मतलब अभी आप सारे बच्चों को फ्लू शॉट्स दिलाना चाहिए जी। उसके अलावा टाइफॉइड वैक्सीन आ रहा है, जो टाइफॉइड वैक्सीन भी बच्चों को देना चाहिए। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट इवन डेंगू वैक्सीन भी अप्रूव किया है, तो जब आगे वो प्रैक्टिस में आएगा डेंगू वैक्सीन भी दिलाना चाहिए। मेनली अभी करेंटली हर सीजन से पहले हमें टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, ये वैक्सीन तो मिनिमम दिलाना चाहिए जी। अक्सर एंड सेकेंड आप सॉरी प्लीज जी, इट्स ओके नहीं, यू कैन कंप्लीट, इट्स ओके, इन्फॉर्मेशन इज मोर। आप जो अभी बताया ये प्रिवेंशन का पार्ट है जी। जो ट्रीटमेंट जो बता रहे, ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शंस का ये होता है जो नाम में ही वायरस है, तो हमें इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। तो कभी कभी पेरेंट्स इतना एंग्जियस हो जाते हैं कि बहुत जगह डॉक्टर्स को लिखना पड़ता है एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट पेरेंट्स आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। जो हमारा बॉडी है ना, तो हमारा बॉडी सो बेस्ट डॉक्टर क्यों है बोले तो नेचर है, कि हमारा बॉडी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना है, तो वो अपने आप फाइट करके उसको लिमिट कर देगा। जस्ट हमें एज ए डॉक्टर हमें बॉडी को सपोर्ट करना होता है। तो जस्ट एंटीपायरेटिक जो मतलब पैरासिटामॉल जो हम देते हैं फीवर कम करने के लिए, उसके अलावा होम रेमेडीज आप जो कोल्ड कप के लिए देते हैं दैट इज इनफ। इफ छोटे बच्चे में है तो कुछ नेसल ड्रॉप्स वगैरह भी जरूरत पड़ सकता है। लेस देन 2 ईयर बच्चे को इवन कफ सिरप का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कफ करने से अंदर का जो न्यूमोनिया का जो सीक्रेशन है वो बाहर निकलता है, तो इवन कफ सिरप भी देने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल एंटीबायोटिक आप खुद सेल्फ मेडिकेट करके एंटीबायोटिक देना, आप खुद बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो लेकिन 3 दिन से ज़्यादा बुखार रह रहा है और सिम्टम्स सही नहीं हो रहे, तो आप डॉक्टर्स को विजिट कीजिए और वो सही से आपको एग्जामिन करेंगे और जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। जी, एक्चुअल सवाल मेरा वही था कि एंटीबायोटिक्स अक्सर पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि जो रेमेडीज़ आपने बताए हैं, जैसे कई सारे बेसिक रेमेडीज़ है, स्टीम लेना एंड ऑल, तो अब ऐसा होता है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड सोशल मीडिया पे कई सारा ऐसा कंटेंट है जो ये क्लेम करता है कि अगर ये सब अब हम करेंगे तो बच्चे को जो है वायरल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 साल का बच्चा है जिसको एक्सट्रीम कॉफ, एक्सट्रीम स्नीजिंग वगैरह हो रही है, तो कई सारे ऐसे वीडियोस ये क्लेम करते हैं कि उसको अगर हम लौंग खिलाएंगे तो हो सकता है कि उसका जो कॉफ वगैरह है वो कम हो जाएगा। बट क्या 2 साल के बच्चे में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना वाकई में सेफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वायरस क्या होता है, जब आप थ्रोट में या एपिथेलियल लेयर को तो इरिटेट कर देता है, वो कफ नॉर्मल है, कफ यूजुअली आता है और यूजुअली उसको कम करने के लिए रेमेडीज में यूजुअली हनी बेस्ड आता है। तो हनी आप दे सकते हो, बट 1 साल के बाद वाला बच्चे को, क्योंकि 1 साल के नीचे बच्चे में कंटेमिनेटेड हनी से कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो आप हनी बेस्ड रेमेडीज यूज कर सकते हो। और आप जैसे सोशल मीडिया में बताया, सोशल मीडिया में लाइक आजकल सब लोग इन्फ्लुएंसर डॉक्टर बने रहे हैं और वो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग बताते हैं। तो बेटर है कि आप नियर बाई डॉक्टर को विजिट कीजिए, वो एग्जामिन करेंगे और वो सजेस्ट करेंगे कि सिंपल मेजर्स क्या है या कुछ और एक्स्ट्रा लगेगा क्या बच्चों को। जी, अब सबसे आखिर में आप क्या मैसेज सारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे ओवरऑल अबाउट द टॉपिक, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं एंड जब उनकी हेल्थ की बात आती है तो बहुत सोच समझ कर हमें कदम रखना होता है, बहुत सोच समझ कर हमें मेडिकेशंस लेनी होती है। सो एज एन एक्सपर्ट आप क्या मैसेज सारे पेरेंट्स को कन्वे करना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली जैसे मानसून होता है जो सबके लिए हमें एंजॉयबल सीजन है, बट बच्चों के लिए थोड़ा नाजुक है। बट आप ये केयरफुल रहिए कि मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में बताया 3-4 चीज़ों का, एक तो बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन, इसके लिए मेनली प्रिकॉशन मेजर है आपको हैंड हाइजीन करना, और किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे के पास ना आने देना। जैसे 1 साल का बच्चा है, आप पेरेंट को वायरल हो तो जाके किस करे, वैसा ये अवॉइड करें। तो मेनली
ऐसा कोई दवाई नहीं है कि इमीडिएटली वायरस को एक दिन में ट्रीट करे या उसको कम्प्लीटली प्रिवेंट करे। और सेकेंड, डेंगू के बारे में बताया तो घर के आसपास स्टैग्नेंट वाटर अवॉइड कीजिए, और जो भी इफ स्टैग्नेंट वाटर है आप बिल्कुल कुछ भी उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करिए, और घर में विंडो में आप नेट्स लगवाइए, तो मेनली ये डेंगू के लिए। और थर्ड, जो जैसे मैंने फॉल्स और एक्सीडेंट्स इस सीज़न में ज़्यादा होता है बताया, उसके लिए आपको वेट फ्लोर्स बिल्कुल नहीं देना है, और एंटी स्लिप आपको आता है वो यूज़ कर सकते हो आप। और बच्चे को अभी बिल्कुल बारिश का मौसम है, आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा आप लिमिट कीजिए, बट घर में रहता है तो ऐसा मोबाइल भी नहीं देना है बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा और भी कुछ और प्रॉब्लम्स कर रहा है आजकल, तो मेनली इनका प्रिकॉशंस आपको देना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पेरेंट्स को भी ये मालूम होना कि बच्चों को किस तरह से किन चीज़ों से बचा कर रखना है, कब रिएक्ट करना है एंड कब डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आपको भी इस मंच देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। नाज़रीन, आज की डिस्कशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मॉनसून सिर्फ वेदर का चेंज नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी एक एक्स्ट्रा केयर का सीज़न है। थोड़ी सी प्लानिंग, क्लियर सराउंडिंग्स, हेल्दी फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और टाइम पर मेडिकल एडवाइस लेकर हम अपने बच्चों को कई सारे सीजनल इलनेसेस से बचा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।